स्वागत है आपका इट्स इजी चैनल पर और मैं हूं देवेन। आइए हम लोग पढ़ रहे थे जीओसी यानी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम 11th के लिए पढ़ रहे हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को जो हमारे पास होने वाला है अगले कुछ मिनट्स के लिए। ठीक है, आइए चलते हैं। इंट्रोडक्शन में बेटा हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? इंट्रोडक्शन की अगर बात करें जीओसी की, हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें बेटा, वहाँ पे हमने शुरू किया था और हमने ये पढ़ लिया था कि फ्रेडरिक ओलर जी ने 1828 में क्या किया था? यूरिया को सिंथेसाइज कर दिया था, है ना। यूरिया को सिंथेसाइज करने वाले वो पहले व्यक्ति ऐसे थे जिन्होंने किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को सबसे पहले सिंथेसाइज किया था, वो भी लैब में। ठीक, वो भी लैब में। इतना आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें, एसिटिक एसिड की सिंथेसिस हुई, ठीक है, एल्कोहल की सिंथेसिस हुई। तो ऐसी सारी चीज़ें जब घटित होती चली गई तो लोगों को ये मतलब कंफर्म हो गया कि वाइटल फोर्स ही ज़रूरी नहीं है। जो वाइटल फोर्स की थ्योरी बर्जीलियस की आई थी, उन्होंने कहा था कि एक कार्बनिक पदार्थ तभी जनरेट होता है, तभी उत्पन्न होता है जब कोई जंतु या पौधा उस पर वर्क करता है, या जंतु या पौधे के जो वाइटल फोर्स से निर्मित होते हैं वही खाली ऑर्गेनिक पदार्थ होते हैं। यानी कि ऑर्गेनिक पदार्थ खाली नेचुरली ऑकरिंग होते हैं, इनको कभी भी लैब में सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता। परंतु ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं इसलिए था क्योंकि हमारे पास सिंथेसिस पॉसिबल हो गई थी, और थैंक्स टू हु? फ्रेडरिक ओलर जी के, है ना। फ्रेडरिक ओलर जी को हम थैंक्स करना चाहेंगे कि उन्होंने हमें इतनी अच्छी केमिस्ट्री की जानकारी दी, जिसको उन्होंने सिंथेसाइज किया लैब में, और उसके बाद धीरे धीरे सारे शोध होते चले गए और हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के दौर में आ गए। आइए चलते हैं आगे हम आपसे बात करने वाले बेटा, वाइटल फोर्स थ्योरी तो हम बता चुके हैं आपको। आगे जो हम आपसे बात करने वाले हैं आज, जो मेन टॉपिक है हमारा, वो है मॉडर्न डेफिनेशन। मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री क्या हो सकता है बेटा? मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री आप थोड़ा बहुत तो पढ़ के आए हैं पिछले लेक्चर में, लेकिन अभी अगर हम बात करें तो कार्बन से रिलेटेड, और कार्बन से भी रिलेटेड क्या, कार्बन और हाइड्रोजन, यानी कि इसको बोल दें हम एक साथ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक, हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड जो केमिस्ट्री है उसकी स्टडी को हम कह देते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पहले ऑर्गेनिक का मतलब ही दूसरा था। पहले ऑर्गेनिक का क्या मतलब होता था बेटा? ऑर्गेनिक का मतलब ही था लाइफ से निकला हुआ। ठीक है, जो ऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक का मतलब लाइफ प्रोसेसेस से निकला हुआ, यानी कि प्लांट और जंतुओं से ही मिला हुआ चीज़, प्लांट्स और एनिमल्स से ही मिली हुई चीज़। ऐसे पदार्थ जो प्लांट्स और एनिमल्स में ही पाए जाते हैं और वहीं से निकल सकते हैं, उनको हम लोग क्या कह देते थे? उनको हम लोग कह देते हैं कि ये ऑर्गेनिक पदार्थ हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन कब बदली? जब यूरिया को सिंथेसाइज कर लिया गया। तो जब मॉडर्न डेफिनेशन आई तो उसमें कहा गया हाइड्रोकार्बन्स यानी कि जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन का मिक्सचर होगा, उन्हें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जिनका अध्ययन, और ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता हो, उनके अध्ययन को हम क्या कह देते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कह देते हैं बेटा। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन याद रहेगी ना? हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन की मात्रा पाई जाए, है ना, और कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने हुए हों, वो हाइड्रोकार्बन्स कहलाते हैं। और इन्हीं की स्टडी को हम किसमें संगीत करते हैं? इनको हम कह देते हैं कि ये क्या हैं? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। तो इसमें हम लोगों को पढ़ना है, जो आगे वो पढ़ना है जस्टिफिकेशन ऑफ द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक सेपरेट ब्रांच बनाया जा रहा है, एक चीज़ ये है ना कि किसी भी चीज़ को सेपरेट ब्रांच आप क्यों दे रहे हैं? हमने पिछले लेक्चर में बात की थी इस पर थोड़ा, लेकिन आज थोड़ा और बात कर लेते हैं। किसी भी चीज़ को कोई भी सेपरेट ब्रांच क्यों दे देता है? एक अलग से ब्रांच उसकी क्यों बन जाती है? जैसे आप इंजीनियरिंग करना है तो आप कहाँ जाएंगे? आईआईटीज़ में जाएंगे, यानी कि आपको जाना आईआईटीज़ में है क्योंकि आपको इंजीनियरिंग करनी है। अब इंजीनियरिंग करने के लिए आईआईटी में जाने का मतलब ये हो गया कि आईआईटी जो है वो मोस्टली इंजीनियरिंग के लिए ही मानी जाती हैं। वैसे ही एक सेपरेट ब्रांच किसी को दे देना, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एक सेपरेट ब्रांच दे देना, इसके क्या क्या रीजंस थे वो हम आज आपसे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आप अपना कॉपी पेन लेकर के तैयार हो जाइए, नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए, हम आपको पढ़ाते जाते हैं। आइए, पहला जो चीज़ है, पहला जो सबसे पहला क्राइटेरिया है
जो सबसे पहली चीज़ है जो कार्बन अपने अंदर एक्वायर करता है बेटा, वो है लार्ज नंबर। लार्ज नंबर, लार्ज नंबर, याद रखिएगा, लार्ज नंबर। दूसरी क्वांटिटी जो है बेटा वो है कंपोजिशन, ठीक है। दूसरी क्वांटिटी जो है वो है कंपोजिशन, ठीक। पहली क्वांटिटी जो है वो है लार्ज नंबर, दूसरी क्वालिटी जो है वो है कंपोजिशन। तीसरा है इसका, आप देख सकते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी कि कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स हो गया। प्लस इसके बाद चौथी प्रॉपर्टी आएगी, प्रॉपर्टीज जो होती हैं इनकी। बेटा हम एक एक चीज़ डिस्कस करते हुए चलेंगे, अभी हम सभी चीज़ें एक साथ लिख दें, उसके बाद प्रॉपर्टीज आर डिसाइडेड बाय एफजीज। एफजीज का मतलब है फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। एफजीज के द्वारा हम क्या करते हैं। और चौथी चीज़ जो, पांचवी चीज़ जो हो सकती है बेटा, वो है सबसे बढ़िया कैरेक्टर जो कार्बन के साथ है, कोवैलेंट नेचर, ठीक। कोवैलेंट नेचर, कोवैलेंट नेचर के बाद दो तीन प्रॉपर्टीज और लिख सकते हैं इनकी हम। कोवैलेंट नेचर के बाद हम लिख सकते हैं, छठे नंबर पे यहाँ लिख लीजिए, छठे नंबर पे हम लिख देते हैं इसको आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, एक एक टॉपिक बेटा डिस्कस कर लेंगे आज इसी वीडियो में हम लोग। अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक करो बेटा, शेयर करो अपने दोस्तों को, ठीक है। आइसोमेरिज्म के बाद मेल्टिंग पॉइंट्स, एमपीज एंड बीपीज, एमपी एंड बीपी बेटा, ठीक है। आठवें नंबर पे हम क्या लिख सकते हैं बेटा, आठवें नंबर पे इनकी जो प्रॉपर्टी आएगी वो है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी। नौवें नंबर पे कौन सी प्रॉपर्टी लिख लें, कंबस्टिबिलिटी। कंबस्टिबिलिटी हो गया बेटा, कंबस्टिबिलिटी हो गया। उसके बाद नेचर ऑफ केमिकल रिएक्शंस, आखिरी जो पॉइंट हो सकता है वो है नेचर ऑफ केमिकल, ये जो मैं लिख रहा हूँ रिएक्शंस है, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस, RNS जो मैं लिख रहा हूँ तो वो केमिकल रिएक्शंस है, ठीक है। तो ये 10 प्रॉपर्टीज है बेटा जिनके कारण एक सेपरेट ब्रांच देनी पड़ी किसको, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सेपरेट ब्रांच देने के कौन कौन से 10 रीजन थे, वो हैं ये। अब एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं इनके बारे में। डिस्कस करने से पहले हमें आपको एक चीज़ बतानी है कि अगर कोई भी चीज़ अपने बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से दूसरों से अलग हो जाती है तो उसके स्टडी के लिए अलग ही ब्रांच बना दी जाती है। साइंस में ये थ्योरम है, ठीक है। जैसे आप देखते होंगे एस्ट्रोनॉमी अलग है, ठीक है। ऐसे ही आपकी इंजीनियरिंग साइंस के लिए, इंजीनियरिंग के लिए सारी चीज़ें अलग हैं। साइंस में बायोलॉजी अलग है, बॉटनी अलग है, जूलॉजी अलग है। बायोलॉजी की भी दो पार्ट बना दिए गए हैं, है ना। आप एक कीट का अध्ययन होता है उसको एंटेमोलॉजी बोलते हैं। तो हर चीज़ एक अलग अलग ब्रांच में पढ़ाई जाती है या पढ़ी जाती है। तो वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी अलग ब्रांच आई। तो सबसे पहले हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं लार्ज नंबर को। अब इनकी संख्या जो है बेटा बहुत बहुतायत में है। बहुतायत में पाए जाने वाले कंपाउंड्स धरती पर वो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं बेटा बहुत सारी मात्रा में पाए जाते हैं, कहाँ पे, इस धरती पर। यानी कि 5 मिलियन कंपाउंड जो हैं वो क्या हैं, इस धरती पर पाए जाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनको बोलते हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज़ है इनका कंपोजिशन बेटा। कंपोजिशन, कंपोजिशन का मतलब क्या होता है। हमारा शरीर किससे मिलकर बना है, 5 तत्वों से मिलकर बना है, बताया जाता है, बहुत पहले से समझाया जाता है कि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। अब वैसे ही 5 तत्वों से मिलकर के अगर हमारा शरीर बना है, वैसे ही जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे वो भी किसी ना किसी चीज़ से मिलकर बनते होंगे। तो वो कौन कौन से कंपाउंड, वो भी कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, इसमें मेनली बेटा जो आते हैं वो आते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन।
मोस्टली केसेस में आप देखेंगे कि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर के ही ऑर्गेनिक कंपाउंड बने हुए हैं। कुछ चीज़ें हैं जैसे हेलोजन्स हो गए, ठीक है, और बाकी नाइट्रोजन वगैरह हो गया, तो ये सब कुछ मात्रा में प्रेजेंट है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा नहीं है। ब्रॉड अगर देखा जाए तो ब्रॉड जो फैला हुआ है इनका रेशियो वो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच, यानी कि जो इनका कंपोजिशन है उसमें मेनली क्या पाए जा रहे हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बेटा, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तीसरी चीज़ हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के पास एक कॉम्प्लेक्स नेचर होता है ना। कॉम्प्लेक्स नेचर का मतलब क्या कह सकते हैं, इनके पास कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके पास बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होने का मतलब ये है कि उनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है, जो उनका परमाणुविक भार है वो बहुत ज़्यादा होता है बेटा। इसीलिए इनके पास क्या हम कह सकते हैं, इनकी जो प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी कि मॉलिक्यूल्स की कॉम्प्लेक्सिटी इनका सबसे बड़ा हथियार है कह सकते हैं। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं अपेक्षाकृत कम भारी होते हैं, यानी कि कम मॉलिक्यूलर मास वाले होते हैं, जबकि इनका मॉलिक्यूलर मास बहुत हाई हो सकता है, क्योंकि कार्बन 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 की चेन जुड़ती चली गई, कितने कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं ऐसे। तो ऐसे करके अगर हम कंपाउंड्स बनाते जाएंगे तो उनका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा बेटा, हाई हो जाएगा ना, बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा जब, तो वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल कहलाएंगे। इसीलिए इनकी जो जटिल संरचना होती है इसके कारण हम इनको कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। और चलिए अगली प्रॉपर्टी जो है वो क्या है बेटा, प्रॉपर्टीज क्या हो रही हैं, किसके द्वारा डिसाइड हो रही हैं, फंक्शनल ग्रुप के द्वारा। इसके ऊपर तो पूरा लेक्चर बनाया जा सकता है, पूरा लेक्चर हर एक टॉपिक के ऊपर बनाया जा सकता है। देखिए प्रॉपर्टीज आर डिसाइडेड बाय फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप क्या क्या होते हैं बेटा, आप लोग लगभग 10th में हर चीज पढ़ के आए हैं, ये देखिए कुछ याद आ रहा है, ये सब आपने देखा है कि नहीं देखा है बेटा। ये हैं कुछ फंक्शनल ग्रुप जो इंपॉर्टेंट हैं, जो मैंने लिख दिए हैं। अब देखिए ये हाइड्रोक्सी ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये कीटोनिक ग्रुप है, ये ईथर है और ये आपका एल्डिहाइड है। अब ये सब जहां पे लग जाएंगे, आपकी चेन कितनी भी लंबी हो कार्बन की, खाली ये फंक्शनल ग्रुप आकर के तय कर देते हैं तुम करना क्या है तुम्हें। यानी कि आप भले ही किसी भी एल्किल चेन में बंधे हुए हो, मतलब आप अगर आपके पास 12 कार्बन है, 15 कार्बन है, 20 कार्बन है, उससे कोई मतलब नहीं है। लास्ट में एक OH ग्रुप आएगा, वो कह देगा हम तुम्हारे अंदर लगेंगे और तुम्हें बता देंगे तुम एल्कोहल हो, और तुम्हारी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, एल्कोहल वाली। सारी की सारी प्रॉपर्टी कैसे दिखाने लगोगे तुम, एल्कोहल की प्रॉपर्टी। वैसे ही सेम ये ग्रुप्स क्या करते हैं, डिसाइड कर देते हैं कि उनकी प्रॉपर्टी कैसी रहेगी, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी कैसी हो जाएगी। तो अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लग जाएगा तो एसिडिक नेचर शो करेंगे, अगर वो हाइड्रोक्सिक ग्रुप होगा तो क्या शो करेंगे, वो एल्कोहलिक गुण शो करेंगे। ऐसे एल्डिहाइड के नेचर में होंगे तो एल्डिहाइड जैसे महकेंगे वो। तो जो आपके फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो क्या कार्य करते हैं, सारी की सारी एल्किल चेन को, यानी कि सारे के सारे कंपाउंड का पूरा रेशियो ही चेंज कर देते हैं। एक को हटा करके आप दूसरा लगाएंगे, वो दूसरा कंपाउंड बन जाएंगे, मतलब वो दूसरे के गुण दिखाने लगेंगे। आप एल्कोहल से हेलो एल्केन बना दीजिए, हेलो एल्केन से एल्कोहल बना दीजिए, आप कुछ भी बनाते रहिए, वो उसके अंदर चले जाएंगे। खाली हम क्या करते हैं, फंक्शनल ग्रुप को ही हटाते हैं वहाँ पे। फंक्शनल ग्रुप्स क्या कार्य करते हैं, यानी कि फंक्शनल ग्रुप वो चीज़ें हैं जिससे हमें पता चलता है कि ये कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करेंगे, प्रॉपर्टी कौन कौन सी शो करेंगे, यानी कि इनकी केमिकल रिएक्शंस कैसी होंगी, और सारे के सारे जो गुण हैं वो किससे मिलते जुलते पाए जाएंगे। तो एल्कोहल्स की जो सेम प्रॉपर्टी है वही सारी प्रॉपर्टी जो भी एल्कोहल होगा जिसमें भी हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा होगा वो दिखाएगा। वैसे ही कार्बोक्सिलिक एसिड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो स्वाद में कैसे होंगे, या फिर उनकी गंध कैसी होगी, या वो कौन सी रिएक्शन देंगे, तो वो सारी चीज़ें कौन दिखाएगा, जब COH ग्रुप आकर के लग जाएगा किसी भी एल्किल चेन में, ठीक है। तो ये पॉइंट तो क्लियर होगा ना सबको। प्रॉपर्टीज आर डिसाइडेड बाय व्हाट, फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। अगला नेचर है बेटा इनका कोवैलेंट नेचर। आयनिक बॉन्ड बनाते नहीं बेटा, ये आयनिक बॉन्ड इनमें बनता नहीं है। आयनिक बॉन्ड इसलिए नहीं बनता है क्योंकि प्योरली कोवैलेंट होते हैं। कोवैलेंसी का मतलब क्या है बेटा, कोवैलेंसी का मतलब है साझेदारी। ये जिस भी एटम से क्या करते हैं, बॉन्डिंग करते हैं, उससे कहते हैं बेटा एक इलेक्ट्रॉन तू लेके आ और एक इलेक्ट्रॉन मैं लेके आऊँगा, ठीक है। ये कार्बन जो होता है, ये कार्बन बड़ा चालाक इंसान है, कहता है एक इलेक्ट्रॉन तू लेके आ, एक इलेक्ट्रॉन मैं लेके आऊँगा, यानी कि आधा दे आधा मैं देता हूँ, आधा तू दे दे, फिर जा करके एक बॉन्ड बन जाएगा इनके बीच, ठीक है। ये चाहे आपका H होगा, चाहे H से बनाएंगे, चाहे जिससे बनाएंगे,
इनके बीच में खाली कोवैलेंट बॉन्ड ही बनेगा। कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब ये है कि इनमें पोलैरिटी नहीं पाई जाएगी, और पोलैरिटी नहीं पाई जाएगी तो ये, अभी हम आ रहे हैं ना इस चीज़ पे, इस टॉपिक पे, सॉल्युबिलिटी इसी के साथ डिस्कस कर लेते हैं बेटा, सॉल्युबिलिटी इसी टॉपिक के साथ डिस्कस कर ले रहे हैं हम लोग। पोलैरिटी नहीं पाई जाएगी तो ये सॉल्युबल नहीं होंगे, किसमें, आपके जो इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं उनमें सॉल्युबल नहीं होंगे, यानी वाटर में सॉल्युबल नहीं होंगे, जबकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स इनको सॉल्युबल करेंगे अपने अंदर। ये मैं पिछली बार बता चुका हूँ ये चीज़, और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी होंगे वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ही होंगे सॉल्युबल, आपके H2O में कभी भी वो घुलेंगे नहीं। आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को उठाएं लैब में और टेस्ट ट्यूब में लें, उसके बाद उसमें वाटर ले लें, कह दें सर ये घुल नहीं रहा है, इसका मतलब ये वो इसलिए नहीं घुल रहा है क्योंकि वो सॉल्युबल है ही नहीं। लेकिन आप जब कार्बन टेट्राक्लोराइड ले लेंगे वैसे ही वो चीज़ घुल जाएगी उसमें, क्योंकि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये घुलनशील होते हैं, बट इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में यानी कि H2O में ये घुलनशील नहीं है, पोलर नेचर वाले चीज़ में ये घुलनशील नहीं होंगे। तो सॉल्युबिलिटी आपको समझ में आई कि नहीं आई? वैसे ही इसका कोवैलेंट नेचर समझ में आया कि नहीं आया? कोवैलेंसी का मतलब है बेटा म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। अब दोनों मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, एक दूसरे से म्यूचुअल शेयरिंग करेंगे और बॉन्डिंग करेंगे। जैसे ही ये बॉन्ड बनाएंगे तो ये कौन से नेचर के कहलाएंगे, कोवैलेंट नेचर के कहलाएंगे। ठीक है, कार्बन जो है वो पूरा प्योरली कोवैलेंट है, और उसके पास कितनी वैलेंसी है, 4, टेट्रा वैलेंसी पजेस करता है वो, है ना, 4 वैलेंसी रखता है वो, इसीलिए उसको हम बोलते हैं टेट्रावैलेंट। उसको भी हम आगे डिस्कस करेंगे, पहले ये प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। तो ये प्रॉपर्टी भी हमारी हो गई, कोवैलेंट नेचर हमने डिस्कस कर लिया। आइसोमेरिज्म जानते हैं कि नहीं जानते हैं बेटा? आइसोमेरिज्म का मतलब ये है, आइसोमेरिज्म में ये होता है कि कोई भी कंपाउंड, ऐसा कंपाउंड जिसके पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो जाए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट हो जाएगा तो वो कहलाएगा आइसोमर। आइसोमर कौन होता है, जो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रखता है। इसको सबको हम आगे चल करके एक एक टॉपिक, जो बड़ा बड़ा टॉपिक रहेगा, एक एक वीडियो उस पर लेक्चर लेंगे। और तब उससे पहले आपसे यही एक अनुरोध है कि आप अपने दोस्तों को जितना हो सके उतना शेयर करिए, जितने लोगों को हो सकता है उतना शेयर करिए। हम लोग पढ़ते आ रहे हैं और हमारा पूरा ये अभियान चल रहा है कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सारा कोर्स बिल्कुल फ्री में करवा देंगे। आपको कोई पैसा यहाँ पे नहीं देना है, आपको बस चैनल को सब्सक्राइब करना है और देखते रहना है, पढ़ते रहना है। चलिए, आइसोमेरिज्म जो होती है उसका मतलब ये है कि आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होगा वो सेम होगा, और जो आपका कौन सा फॉर्मूला होता है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, यानी कि स्ट्रक्चर जो होगा वो डिफरेंट पाया जाएगा बेटा, है ना। बस इतनी सी बात है इसमें। आइसोमेरिज्म किसे कहेंगे, जहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला विल बी डिफरेंट। इतना याद रखिएगा, एग्जाम्पल्स हम आगे आने वाले लेक्चर्स में करते जाएंगे। ठीक है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनकी लो होती है बेटा, लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट रखते हैं ये, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट पाई जाती है। ठीक, और लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होती क्यों है, क्योंकि इनका जो मॉलिक्यूलर मास होता है बहुत हाई होता है, प्लस इनका कोवैलेंट नेचर होता है। कोवैलेंट नेचर के कारण इनकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है वो कम हो जाती है। ये वोलाटाइल भी होते हैं बेटा। तो हम बात कर रहे थे, इनकी लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होती है और ये वोलाटाइल नेचर के होते हैं, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो नॉन वोलाटाइल नेचर के होते हैं बेटा। तो ये हो गया हमारा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, कंबस्टिबिलिटी। कंबस्टिबिलिटी किसे कहते हैं बेटा, दहन को, दहन हो जाने की क्षमता को, यानी कि किसी भी चीज़ के जलने की क्षमता को हम क्या बोल देते हैं, कंबस्टिबिलिटी। यानी कि ये कंबस्टिबल होते हैं। कंबस्टिबल क्यों होते हैं, कंबस्टिबल इसलिए होते हैं बेटा क्योंकि ये गैसेस के फॉर्म में अधिकतर पाए जाते हैं, तो इनमें कंबशन होने की, और हाइड्रोकार्बन जो होते हैं मेनली कंबस्टिबल होते ही होते हैं। इनमें जो बॉन्डिंग है वो कंबस्टिबिलिटी को क्या करती है, फेवर करती है। और इनमें मेनली क्या है, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे हैं। एलपीजी को आपने एग्जांपल सुना होगा, वहाँ पर आपका एक हाइड्रोकार्बन ब्यूटेन यूज़ होता है, तो कंबस्टिबिलिटी इनकी ज़्यादा है, कंबस्टिबिलिटी इनकी ज़्यादा है। तो हम इस टॉपिक को भी आगे
डिस्कस करेंगे और ठीक है। फिर नेचर ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो अगला टॉपिक है बेटा वो है नेचर ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन का नेचर क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन ये जो कर रहे हैं उनका नेचर कैसा होगा, उनकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होंगी। अच्छा, जो इनका नेचर है वो मॉलिकुलर नेचर की होती हैं चूँकि, तो इसीलिए इनका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता है, और रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता है तो ये क्या करते हैं, गुड यील्ड प्रोवाइड करते हैं किसी भी चीज़ की, बहुत सारी चीज़ों की अगर उनको बनाने की क्वांटिटी में जाया जाए तो वो बहुत गुड यील्ड देते हैं। और अगर हम बात करें इनऑर्गेनिक की तो वो बहुत इंस्टेंटेनियस रिएक्शंस होते हैं उनके पास, और वो बहुत जल्दी ही प्रिपेयर हो जाते हैं, बहुत जल्दी ही रिएक्ट कर जाते हैं। तो वैसा इनका नेचर नहीं है, इनका नेचर जो है वो स्लो प्रोसेस के द्वारा होता है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ किसकी हो गई, ये नेचर ऑफ केमिकल रिएक्शन हो गया। और लगभग हमने 10 प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर ली हैं, किसकी, कार्बन की या कार्बन के कंपाउंड्स की, यानी कि हाइड्रोकार्बन्स की। तो ये जो वीडियो है आज की ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसीलिए हम आज इसी जगह पे छोड़ेंगे। उससे पहले एक रिक्वेस्ट और है कि आप जो है अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और दोस्तों तक पहुंचाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।